जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने घटना चक्र के भौतिक विज्ञान से संबंधित 2 चैप्टरों को कवर किया था। ये हमारा आज का वीडियो है। इस वीडियो में मैंने भौतिक विज्ञान के अगले 2 जो चैप्टर हैं उसको मैंने कवर किया है। तो अभी तक अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है 2 वीडियो को, तो उसे जाकर देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। पहला ऑप्शन है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, तीसरा ऑप्शन है गैस एवं द्रव में और चौथा ऑप्शन है निर्वात एवं गैस में। तो दोस्तों इसका आंसर है गैस एवं द्रव में। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव में हो सकता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड हैं। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। संवहन की प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। उदाहरणार्थ आग पर रखी पतीली का जल संवहन द्वारा गर्म होता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों इससे रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्यों होती है दोस्तों? तो वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, इसी कारण हमें अधिक जलन उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इससे कौन से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है। 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। तो ये रीजन बताया गया है दोस्तों कि क्यों 100 डिग्री सेल्सियस की भाप द्वारा उत्पन्न जलन उस ताप के पानी द्वारा उत्पन्न ज्वलन से अधिक गंभीर होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वारा भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों होता है दोस्तों? कि भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है, इसी कारण भाप से हाथ अधिक जलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है दोस्तों। गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है दोस्तों वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ से जल में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा कितना होता है दोस्तों? तो 80 कैलोरी जल का ताप 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने हेतु आवश्यक ऊष्मा कितना होता है? तो 100 कैलोरी। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो गया दोस्तों 540 कैलोरी पर ग्राम। अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से वाष्प में परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा कितना हो गया दोस्तों? तो 540 कैलोरी। कुल आवश्यक ऊष्मा कितना हो गया दोस्तों? तो 80 + 100 + 540, तो कुल मिलाकर कितना हो गया दोस्तों? तो 720 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो दोस्तों इसका कितना आंसर होगा? तो -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो मान होता है दोस्तों सेम होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? ए। और इसका फार्मूला क्या है? तो C/, यानी सेल्सियस डिवाइड बाई 5 = फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाई 9। तो इसी को फार्मूला का यूज कर यह निकाला गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है दोस्तों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मेल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो अभी सेमी क्वेश्चन है दोस्तों। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम का जो मापन है वो दोनों क्या होता है दोस्तों? सेम होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो 160 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है दोस्तों। सेम फार्मूला इसमें भी यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए
मनुष्य के शरीर का तापमान होता है? तो दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों 310 केल्विन। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि केल्विन में पूछे तो एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है नॉर्मल, तो 310 केल्विन। डिग्री में पूछे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है दोस्तों केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान होता है, सामान्य ताप होता है तो कितना होता है दोस्तों, तो 310 होता है। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा? तो सेल्सियस में तापक्रम कितना हो गया दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्सियस में सामान्य मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, तो 36.89 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा तो कितना होगा दोस्तों, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में कितना होगा? तो इसका मान सेल्सियस में कितना होगा दोस्तों, तो 93.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा दोस्तों, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये किस फॉर्मूला से बना है, तो F = 9/5 C + 32, इसी को रखकर यह बनाया गया है, तो आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा दोस्तों, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट F है तो C तथा F, यदि C तथा F का संबंध F = 9/5 C + 32 हो तो F तथा C का संबंध होगा, तो F तथा C का संबंध कौन सा होगा दोस्तों, तो A होगा। इसका आंसर F = हो जाएगा 9/5 C + 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों वरीयता दी जाती है दोस्तों, तो अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है इसलिए वरीयता इसको दी जाती है। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड है। तो अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिससे शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में ही बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों के लिए पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी बेहतर साबित होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो कौन सा प्रयोग होता है दोस्तों, तो इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हिमरोधी के तौर पर किया जाता है स्वचालित इंजनों में। स्वचालित इंजनों में इथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ इथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है दोस्तों। तो ये रीज़न है दोस्तों जिसके कारण इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप क्या है दोस्तों, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है दोस्तों। तो परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन होता है, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गर्म करने से विस्तारण। तो गर्म करने से विस्तारण क्या होता है दोस्तों, तो पदार्थ का जो घनत्व है वह घटा देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इससे रिलेटेड। तो किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा उसके आयतन का अनुपात होता है। गर्म करने पर किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि होती है, अतः उसका घनत्व घट जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, तो जब बर्फ पिघलती है दोस्तों तो उसका आयतन घट जाता है।
ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसे जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो ये दिखाया गया है दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तापमान प्रक्रिया में द्रव Q की तुलना में सदा उष्णतर रहा। तापमान प्रक्रिया में दोनों ही द्रवों का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहा। P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। और D है दोस्तों, Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा। तो इसका आंसर है दोस्तों, Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है दोस्तों, तो तापमान को स्थिर रखना। तापमान को स्थिर रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो थर्मोस्टेट यथेष्ट तापमान हेतु तापमान को नियंत्रित या स्थिर करने का कार्य करता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, थर्मोस्टेट संबंधित है। तो थर्मोस्टेट संबंधित है दोस्तों तापक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या है दोस्तों, तो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, उसी को थर्मोस्टेट कहते हैं दोस्तों। तो इस यंत्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो किसी निकाय के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए स्वनियंत्रित करता है यह थर्मोस्टेट यंत्र। ताप अस्थायी खाली स्थान स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। तो क्या बनाए रखने का साधन है दोस्तों, तो यह टेम्परेचर यानी ताप अस्थायी ताप स्थिर बनाए रखने का एक साधन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है दोस्तों, तो एक समान तापमान को बनाए रखना। सेमी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। तो 4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है दोस्तों, वो खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है दोस्तों। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसे देख लेते हैं। तो 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य तापमान में बैक्टीरिया यानी जीवाणु उत्पन्न होने का खतरा सर्वाधिक रहता है, इसीलिए इसे खतरनाक क्षेत्र कहते हैं। और यही कारण है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री के रखने के स्थान का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम उत्तम माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह तापमान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से 38 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.3 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया गया है। चूँकि यह परिसीमा 4 डिग्री के अंदर है, 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर है, इसलिए विकल्प ए सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों हो जाता है दोस्तों, तो इसका रीज़न है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, इस कारण वे कुरकुरे हो जाते हैं। अब कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण इसका दिया गया कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो इसका सही व्याख्या कर रहा है। तो ऊष्मा का संचरण गर्म निकाय से शीत निकाय की ओर होता है। पेय से गुप्त ऊष्मा प्राप्त कर बर्फ पिघलने लगती है, जबकि ऊष्मा का ह्रास होने के कारण पेय ठंडा हो जाता है दोस्तों। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है दोस्तों कि बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतित्र यानी रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का प्रयोग होता है। कारण क्या दिया गया दोस्तों, तो अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है। अब देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए सही है, परंतु आर गलत है। यानी बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। ये सही है, जबकि कारण जो इसका दिया गया है दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। अब क्या है इससे रिलेटेड पॉइंट है दोस्तों, तो कथन ये सही जबकि आर गलत, क्योंकि अमोनिया को द्रवित करने के लिए उच्च दाब तथा परिवेश ताप की आवश्यकता होती है दोस्तों। फिर कथन कारण से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण इसका दिया गया है कि बर्फ एक दुर्बल चालक है।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ए, यानी ए भी सही है और ये आर भी सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है दोस्तों। यानी यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, और इसका कारण क्या है दोस्तों? तो बर्फ़ एक दुर्बल चालक है, इस कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। कारण इसका दिया गया, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है दोस्तों। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। यानी कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है दोस्तों जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, और इसका कारण क्या है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो कृष्ण छिद्र क्या है दोस्तों? तो कृष्ण छिद्र एक असीमित घनत्व का द्रव युक्त पिंड है जो प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होने के कारण ही अदृश्य है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी द्रव यहाँ तक कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर पाता। यही कारण है कि कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। कारण इसका है कि SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। क्या रीजन है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोनों ए और आर सही है, और आर का ए सही स्पष्टीकरण है दोस्तों। अब रीजन क्या है? तो अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने की एक प्रणाली है। इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा का पृथ्वी पर प्रयोग किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में इस प्रणाली में अंतरिक्ष में स्थित भूसमकालिक कक्षा में सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे, और इस प्रकार एकत्रित सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर रेडियो तरंगों या लेजर प्रकाश के रूप में प्रसारित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि भू समकालिक कक्षा में वर्ष पर्यंत 99% सौर ऊर्जा अबाध रूप से आपूर्तित होती रहती है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने यह सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य बना देना चाहिए। तो ये इसका रीजन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई भी क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। तो जब शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है दोस्तों तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट है दिया गया है कि नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। गोलक है दोस्तों, एक वलय है। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा? तो धातु वलय को गर्म करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? तो गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। इस कारण ऐसा होगा दोस्तों, गोलक निकल जाएगा उससे। किसी धातु को गर्म करने पर यह फैलता है तथा तापन से उसका प्रसार बढ़ जाता है। किसी धातु वलय को गर्म करने पर उसके बाह्य व्यास के साथ साथ भीतरी व्यास में भी वृद्धि होती है, अतः उसे गर्म करने पर गोलक निकल सकेगा दोस्तों। नेक्स्ट है चित्र से रिलेटेड। दो धातुएं A और B की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर A B से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेती है। तो कैसा रूप ग्रहण कर लेगी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों B, यानी द्विघातीय पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती है वह बाहर की ओर रहती है। पत्ती उत्तल रूप ग्रहण करती है तथा अधिक बढ़ने वाली धातु ऊपर की ओर रहती है। इस प्रकार प्रसंगत पट्टियां गर्म करने पर विकल्प B में दर्शाया रूप ग्रहण करेंगी। फिर कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। कारण इसका दिया गया कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। क्या इसका आंसर होगा दोस्तों? तो B। A और R दोनों सही है, परंतु R जो है दोस्तों A की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। रीजन देख लेते हैं। तो चूंकि तांबा कांच की अपेक्षा ऊष्मा का बेहतर सुचालक है, इसलिए तांबा अधिक गर्म लगता है। साथ ही तांबा का घनत्व 8920 से 8960 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तथा कांच का घनत्व 2400 से 2800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है।
इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक है, तथापि यह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अतः अभिष्ट विकल्प जो है बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों ऐसा होता है दोस्तों? कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए लोहे का गुटका ठंडा लगता है दोस्तों। तो लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, जबकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। प्रातःकाल जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, परंतु लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि लोहे छूने पर लकड़ी के पेचा अधिक ठंडा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों? तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है दोस्तों। तो यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो दोस्तों उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी दोस्तों? तो बढ़ेगी। अब क्या रीजन है इसका दोस्तों? तो वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी दोस्तों। तो ये रीजन है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों नहीं बनती है दोस्तों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए ओस नहीं बनती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरे में लगा हुआ सॉरी दोस्तों, वो गिलास गिर गया था, इसी कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है दोस्तों? तो केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को यह नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्पन शीतलन पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा कब किया जा सकता है दोस्तों? तो संपीड़ित गैसों को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? 100% आर्द्रता, 60 डिग्री तापमान होना चाहिए। 100% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे, 20% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे, 20% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आर्द्रता जितना कम होगा और तापमान जितना अधिक होगा उसमें गीले कपड़े सर्वाधिक मतलब जल्दी समय में वो सूख जाएंगे। अब देख लेते हैं। तो कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से डी में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। दूसरा ऑप्शन है क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। तीसरा ऑप्शन है क्वथनांक एवं जमाव बिंदु दोनों घटते हैं और चौथा ऑप्शन है क्वथनांक एवं जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि जमाव बिंदु घट जाता है दोस्तों। तो जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरी ओर अपद्रवों को मिलाने से सामान्यतः गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोस्तों। तो ये रीजन बताया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे, क्रमशः बढ़ेंगे, घटेंगे। तो दोस्तों घटेंगे यानी क्वथनांक घट जाएगा और हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। सॉरी दोस्तों सॉरी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक जो है घट जाएगा दोस्तों। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नीचे दिए गए कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों फिर से पूछा गया कि कथन ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए
उसमें नमक मिलाया जाता है, कारण ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, यानी ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। तो कौन सी परत लगाई जाती है दोस्तों? तो रजत परत। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत यानी सिल्वर प्लेटिंग लगाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म एवं ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। किस विधि द्वारा दोस्तों? तो सी द्वारा, यानी संचालन, संवहन एवं विकिरण, ये तीनों के द्वारा ऐसा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकिरित कर देते हैं, वे पसीना सोख लेते हैं, वे आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। और ये बीपीएससी 67 जो बीपीएससी हुआ था दोस्तों, उसमें ये सवाल पूछा गया है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए। तो प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। काला रंग ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, जबकि सफ़ेद रंग में ऊष्मा को परावर्तित करने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है, क्योंकि ऊष्मा परावर्तित होने से हमें गर्मी कम लगती है दोस्तों। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। सेम क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड है। जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। कारण क्या है इसका दोस्तों? कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। जाड़े में नहीं बल्कि गर्मी में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, अतः कथन ए असत्य है। सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा के अच्छे परावर्तक तथा खराब अवशोषी होते हैं, इसी कारण गर्मियों में काले एवं गहरे रंगों की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र अधिक सुविधाजनक होते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर के रूप में बी को सही माना, जो कि गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि कथन है और कारण से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, क्यों? तो हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ए इसका कथन सही होगा और आर उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। सेम क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग है। तो पसीने का मुख्य उपयोग क्या है दोस्तों? तो शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में। मानव में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटे या 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकती है। त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो ए और बी दोनों, यानी केवल वातावरण के ताप पर और केवल वातावरण की नमी पर डिपेंड करता है। ये शरीर की सतह से पसीना बहना यानी स्वेदन द्वारा जल की हानि वातावरण के ताप और वातावरण की नमी दोनों पर निर्भर करती है दोस्तों। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्यों आराम महसूस होता है दोस्तों? क्योंकि हमारा शरीर पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। तो ये रीज़न दिया गया है दोस्तों कि पंखा चलने से हमको आराम क्यों महसूस होता है गर्मी के दिनों में। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है, पंखा चलने पर यह पसीना तेजी से वाष्पित होता है, जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है तथा आराम महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जो है दोस्तों जल ठंडा रहता है मिट्टी के घड़े में। मिट्टी के घड़े की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी रिसता है, जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकलने पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस एवं शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इसी सभी रूपों में समान धातुओं के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस एवं शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया।
दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? तो कौन सा पहुंचेगा दोस्तों? तो दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे दोस्तों। और ये बताया गया कैसे ऐसे हुआ तो आप लोग देख लेंगे। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। जब मौसम उमस वाला होता है तो आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है दोस्तों। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, अति उच्च ताप से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न आर्द्रता से होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कथन कारण से रिलेटेड। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घटता है। पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता है। वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है। इस प्रकार कथन ये सही है जबकि आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हमें इसका अनुभव नहीं करते हैं। क्यों नहीं अनुभव करते हैं दोस्तों? क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसीलिए हमको अनुभव नहीं होता है। वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा में दबाव डालता है परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर इस बाह्य दाब को संतुलित कर देता है, परंतु हम जल के अंतर बाह्य दाब का अनुभव करते हैं, क्योंकि जल में बाह्य दाब हमारे समान रक्तचाप से अधिक होता है दोस्तों। फिर कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है यानी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। कारण है इसका तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। रीजन क्या है इसका? तो तापमान में वृद्धि के साथ किसी भी द्रव यानी ग्लिसरीन आदि की श्यानता बढ़ने के बजाय घट जाती है तथा तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा जाती है। इस प्रकार कथन ए सही है जबकि इस प्रकार कथन ए गलत है जबकि आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है दोस्तों। यही रीजन है दोस्तों कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है। अब ये रीजन दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों ऐसा होता है दोस्तों? कि अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का तापक्रम हो जाता है, ताप कम हो जाता है। तो ये इस पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सेमी क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान जो दोस्तों वो बढ़ जाता है। इस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है। क्यों पक जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। इस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है दोस्तों। इस कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। सेम ही क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। फिर कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था यानी हैंडल लगा होता है। कारण एबोनाइट मजबूत होता है। रीजन क्या है इसका दोस्तों? तो ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब रीजन देख लेते हैं। खाना बनाने के बर्तनों जैसे प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट उष्मा के कुचालक होते हैं। एबोनाइट मजबूत पदार्थ होता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? तो यह निर्भर करेगा ए यानी ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। तो इस पर निर्भर करेगा प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये दिया गया है यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ है? तो प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप
ताप तक गर्म किया जा सकता है, क्योंकि अधिक दाब पर जल का क्वथनांक अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा दोस्तों? तो उसका आयतन पहले घटेगा और तब बढ़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आगामी बीपीएससी के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार समान द्रव की भांति होता है, अर्थात तब इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। अतः पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन पहले घटेगा तथा फिर बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार किए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। पहला है। सेकंड है दोस्तों बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जलन की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। तीसरा है वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित कुंडली पर ऊष्मा का निस्सरण होता है। तो कौन सा इसका आंसर है दोस्तों? तो इसका आंसर है डी, यानी केवल 3 सही है। यानी वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों ऐसा टूट जाता है? पानी जमने पर फैलता है, इसलिए बोतल टूट जाता है दोस्तों। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ़ के जमने पर बोतल टूट जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित होती है या जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने पर बोतल टूट जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्यों टूटता है? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा। नीचे गिरेगा, गिरना, ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर है वही रहेगा। जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो परिणामी आयतन पूर्ववत रहता है, फलतः पानी का स्तर वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, ऊष्मा बनाते और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं। चौथा ऑप्शन है वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो इसका रीजन है दोस्तों बी, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। अब रीजन इसका देख लेते हैं। तो सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है तथा रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परावर्तित करते हैं, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित रातें अधिक गर्म होती है। नेक्स्ट है दोस्तों बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होते हैं। क्यों ऐसा होता है दोस्तों? तो बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, इसलिए ऐसा होता है दोस्तों। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं। नेक्स्ट है शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि श्वसन की दर घट जाती है, इस कारण अधिक समय तक भंडारित फल टिक पाता है दोस्तों। यह सर्वविदित है कि फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी फलों के पकने एवं उनके क्षय होने की दर भी उतनी ही अधिक होगी। शीत प्रकोष्ठ में कम ऑक्सीजन एवं कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों में फल को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर है सी यानी गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी दोस्तों वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका कारण देख लेते हैं। वायुमंडल से हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होती है दोस्तों। अब कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण क्या है? ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बनाते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। जो ऊनी वस्त्र होता है दोस्तों वो ऊष्मा का सुचालक होता है, ना कि कुचालक, इसलिए यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये जो है गलत है दोस्तों। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है, इसलिए ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर अगर रख दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो अगर आप रेफ्रिजरेटर खोलकर रख देंगे कमरे में तो उसका कमरे का तापमान क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 337 डिग्री सेल्सियस पर अगर उसको गर्म किया जाए तो वो अपने मूल आयतन प्राप्त कर लेगा। और ये कैसे हुआ? तो ये फार्मूला दिया हुआ है V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू T1 इक्वल डिवाइड बाई T2, इसी से ये बना है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दोस्तों तरंग गति। तो तरंग गति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है दोस्तों? तो ध्वनि जो तरंगे हैं दोस्तों वो यांत्रिक तरंग है, यानी मैकेनिकल वेव है। उपर्युक्त विकल्पों में ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव यांत्रिक तरंगे हैं यानी मैकेनिकल वेव है, जबकि रेडियो तरंगे एक्सरे तथा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है दोस्तों। यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगे माध्यम के कणों की सीमित गति के द्वारा ऊर्जा तथा संवेग का संरक्षण करती है, परंतु माध्यम अपने ही स्थान पर बना रहता है दोस्तों। तो ये रीजन दिया गया है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आगामी PSC के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। देखिए दोस्तों ये 66 BPSC में पूछा गया कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जबकि प्रकाश क्या होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, प्रकाश किरणें। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं दोस्तों, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो दोस्तों आयन मंडल से ये परावर्तित होती है दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होते हैं। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। यहाँ की हवा विद्युत आवेशित होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है तो आइनोस्फीयर के द्वारा परावर्तित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आयन मंडल उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर पाती है? तो कौन सी तरंग जो है दोस्तों शून्य में संचरण नहीं कर पाती? तो ध्वनि जो तरंग है दोस्तों वो शून्य में संचरण नहीं कर पाती है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकते। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है तथा वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें को नहीं सुन सकते हैं दोस्तों। ये रीजन दिया गया है कि चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं है। तरंग संचरण दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स और अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें क्या है? तो कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है दोस्तों, और ये भी BPSC में पूछा गया। तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों,
कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। ये अभी मैंने बताया दोस्तों कि कॉस्मिक जो किरणें होती है वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होते, तो ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पड़ा उच्च आवृत्ति यानी UHF की तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है, तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती हैं दोस्तों। यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में बहुत उच्च आवृत्ति यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगें तथा सूक्ष्म तरंगें यानी माइक्रोवेव्स का भी संचरण किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी सक्सेसिव क्रिस्ट में अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त यानी सक्सेसिव थ्रो में के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी श्रृंग और गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? तो तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहलाता है। तो माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यह दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी होती है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है दोस्तों तो 3 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर होती है यानी 3 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों एक्सरे किरणें का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टल की संरचना जानने में। क्रिस्टली या मणि विज्ञान एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करते हैं, तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एक रडार के संयंत्र में जो रडार लगाया जाता है उसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग करके उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों विशेषतः रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा एवं गति का पता लगाया जा सकता है। तो ये रीजन बताया गया है दोस्तों कि रडार में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है? तो रेडियो तरंगे होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो 10 पे पावर -7 m होता है दोस्तों पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य। और IAS प्री में यह सवाल पूछा गया है। तो पराबैंगनिक विकिरण को उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 प्रमुख प्रवर्गों में विभाजित किया जाता है। UVA विकिरण, इन किरणों की तरंगदैर्घ्य 320 से 400 नैनोमीटर तक होती है। यह विकिरण सुरक्षात्मक ओजोन परत से लगभग अप्रभावित रहता है तथा पृथ्वी की सतह तक आसानी से पहुंच जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट विकिरण 280 से 320 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य रेंज वाला यह विकिरण आंशिक रूप से ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है परंतु इसकी कुछ मात्रा पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट C विकिरण 100 से 280 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य रेंज वाला यह विकिरण ओजोन परत द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है। अतः समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होने पर पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 100 नैनोमीटर होगी दोस्तों। और 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 पे पावर -9 मीटर। इसलिए 100 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 10 पे पावर -7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो औरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के रूप में किया जाता है दोस्तों। यानी इंफ्रारेड जो वेव्स है दोस्तों उसका प्रयोग हम लोग रात्रि दृष्टि उपकरण के रूप में करते हैं। तो इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। तो दूरसंचार के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ये जितने भी तरंग हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 67 BPSC देने जा रहे हो तो इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखिए, काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण सवाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों 1, 2, 3, यानी देख लेते हैं। एंटीना छोटे होते हैं, पहला सही है दोस्तों। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है, ये भी सही है। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती है, तो तीनों सही है दोस्तों। इसका कारण है क्योंकि जब बरसात होता है तो हमें दिक्कत होती है सीरियल देखने में, टीवी सीरियल देखने में। क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? तो एंटीना छोटा होता है। दूसरा है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों को ऊर्जा को अवशोषित करती है, और वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती है, इस कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है, तो कितना होता है दोस्तों? तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक। आप सुनते होंगे विविध भारती 102.5 मेगाहर्ट्ज पे, रेडियो मिर्ची 98.3 FM, तो ये सब इसी के रेंज में आता है दोस्तों, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, तो किस किरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, और एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो CT स्कैन करने में कौन सा प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो एक्सरे किरण प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं, CT स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी भागों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।